नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, धान की फसल चल रही, किसान भाई खेत की तैयारी करना चाह रहे हैं और अभी कुछ ही दिन में एक हफ्ते में खेत की तैयारी करेंगे। और खेत की तैयारी करने के बाद में किसान भाई अपना जो है खेत की अच्छे से नर्सरी तैयार करेंगे। तो नर्सरी का वीडियो मैंने डाल रखा हूँ। नर्सरी कैसे तैयार करें, कितना फर्टिलाइज़र यूज करना चाहिए और कैसे उसका मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे हमारी अच्छे से नर्सरी तैयार हो सके। दोस्तों, जो धान की फसल होती है इसमें बहुत सारे कीट्स लगते हैं, बहुत सारे डिजीज लगते हैं। ये सब ऐसा कैसे कितनी मात्रा में कौन सा कीट अंडा देता है, ये सारा का सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ। दोस्तों, आज जो वीडियो रहेगा हमारा वो धान के मुख्य रोग रहेंगे। तो धान के मुख्य रोग जो रहेंगे जिसको बोलते हैं पैडी डिजीज, मीन्स धान के मुख्य रोग। इसमें क्या होता है कि जितने सारे रोग होते हैं, धान के रोग लगने से हमारी फसल बहुत ही नुकसान पहुंच जाता है और हमारी फसल को काफ़ी मात्रा में कम से कम 30 से 35% लाभ मिलने से वंचित रह जाता है किसान, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा प्रकोप हो जाता है धान की फसल में, क्योंकि ये बढ़वार से लेकर के चलते रहते हैं आगे लास्ट तक, कटाई तक। इतने सारे डिजीज इसके होते हैं। तो हम देखते हैं आज का हमारा जो मुख्य डिजीज है उसके बारे में देखते हैं क्या है, कैसे होता है ये, क्या कंट्रोल इसके रहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज हम पहला धान का रोग जिसको बोलते हैं ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट मीन्स होता है भूरा धब्बा रोग। धान में भूरा धब्बा रोग बहुत ही भयानक रोग होता है। इससे क्या होता है कि ये इसका जो हमने देखा ये कहाँ से फैलता है और किसके द्वारा होता है। तो हमने देखा इसको कि धान का जो मुख्य रोग होता है, जो इसका मुख्य रोग होता है, मुख्य रोग इसका ब्राउन स्पॉट जो होता है ये एक समझ लो ब्राउन स्पॉट फफूंदी के द्वारा लगने वाला रोग होता है, जो बढ़वार के समय, जैसे आप फसल की आप रोपाई करते हैं और फसल अपने को बढ़वार में लाती है, बढ़ने लगती है, उसी टाइम ये रोग लग जाता है। तो उससे बढ़वार उसकी रुक जाती है और आने वाला जो टाइम होता है उसमें उतना अच्छा डेवलपमेंट्स पौधे का नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है कि बढ़वार रुक जाती है, जिससे बढ़वार रुकती है और जो पौधे में रोग लगता है उसमें क्या क्या होता है, तो पौधे जिससे छोटी छोटी बूंदें जैसे होती हैं, उस बूंदी के आकार में भूरे धब्बे पत्ती पे दिखने लगते हैं, भूरे धब्बे दिखते हैं। और भूरे धब्बे का जो साइज रहता है 0.53 से लेकर के 1 से 14 मिलीमीटर ये लंबा इसका पूरा का पूरा वो होता है, लंबाई होती है इसकी रोग के धब्बे की। तो इससे क्या होता है कि जो राख जैसे हमारे घरों में राख होती है उसके जैसे इसमें स्पॉट्स पाए जाते हैं, किसमें, ब्राउन स्पॉट में। तो भूरे रंग के धब्बे होते हैं और इस आकार में होते हैं। तो धीरे धीरे ये छोटा आकार होता है, ये बड़ा हो जाता है, पूरा का पूरा पौधा हमारा ग्रसित हो जाता है, जिससे उसको आने वाले टाइम में इतनी अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। तो देखते हैं कैसे इसकी पूर्ति करना चाहिए, क्या करना चाहिए फार्मर को जिससे वो रोग ना लगे। तो पूर्ति करने के लिए हम देखते हैं कि किसान को क्या है, पोटास की पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वैज्ञानिकों ने इस पे ये भी किया गया है, बताया गया है कि जो पोटास की कमी होती है उसकी वजह से ये ब्राउन स्पॉट डिजीज लग जाता है। तो ब्राउन स्पॉट डिजीज के लिए हमें पोटास की कमी जो हो तो उसकी पूर्ति कर देना चाहिए और रोग रेसिस्टेंस वैरायटी को ग्रो करना चाहिए, जैसे IR8 है, सीता है और अन्य सारी वैरायटियाँ आजकल मार्केट में आ गई हैं जिसको ब्राउन स्पॉट के प्रति रेसिस्टेंस होती हैं। और क्या करना चाहिए, जैसे ये रोग हमारे ये तो करने चाहिए, साथ साथ में हमें एक सेरेसान या डाइथेन जेड किसी अच्छी कंपनी की फंजीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। तो ये इसका कंट्रोल हो जाता है
जैसे डाइथेन Z78 है, ये एक अच्छी क्वालिटी की फंजीसाइड है, इसका स्प्रे कर देना चाहिए। उसके बाद आता है अगला डिजीज हमारी फसल में जो लगता है उसको बोलते हैं पेरिकुलेरिया ओराइजी। ये एक फफूंदी का ही वैज्ञानिक नाम है, जिसको हिंदी में धान का झोंका बोलते हैं। ऐसा डिजीज है ये जिसको धान का झोंका बोलते हैं। धान का झोंका जो होता है ये बैक्टीरिया के फफूंदी के द्वारा लगने वाला रोग होता है और जो बहुत ही सीरियस होता है। ये झोंके के साथ में पूरे फसल को कवर कर लेता है और बहुत कम समय में नुकसान बहुत ज़्यादा कर देता है। तो देखते हैं क्या है, कैसे इसके लक्षण दिखते हैं पौधे में। बढ़वार के समय इसका अटैक होता है और कत्थई रंग के, ब्राउन रंग के इस पे धब्बे पड़ते हैं और उसी धब्बे के बीच में लगता है कि ये बीच में राख जैसा धब्बा दिखता है। ये साइड में किनारा इसका भूरे रंग का होगा और बीच का जो भाग होगा वो लगेगा कि ये राख जैसा है। तो इससे लास्ट में बाल क्या होता है कि रोग लगा ये बढ़वार के टाइम, और इससे होता क्या है, लास्ट में जो बालियां बनती हैं हमारी वो ऑटोमेटिकली गिरने लगती हैं कमज़ोर होके। उसी की जो दिक्कत होती है ये यहीं से मिलके पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पे कमी है। पेरिकुलेरिया ओराइजी ने फफूंदी नामक ये काट देती, पौधे कमज़ोर कर देती है, जिससे ये बाल कमज़ोर होकर गिरने लगती है। इससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है किसान का, कम उपज मिल पाते हैं। अब हमें इसका कंट्रोल कैसे करना चाहिए, तो कंट्रोल में क्या होता है कि नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग ना करें। किसान भाई जैसे हमें 10 किलो बीघे के हिसाब से किसान डालता है 5 यूरिया को, तो आप 5-10 किलो ही डालो। पर क्या होता है कि उसी को 2 बार में डालो, तो 5 जो है आपकी फर्टिलाइज़र अच्छे से पौधे को धीरे धीरे मिलती रहेगी और उसकी आवश्यकताएं नाइट्रोजन से जितनी थी पूर्ति होती रहेगी। तो किसान भाई जो है वो अपना इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं अगला क्या है हमारा उसके बाद में। तो इस प्रकार से हमारे खेत में बहुत सारा इसके फफूंदी के द्वारा हमारा रोग बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से हमारा जो रोग ये पेरिकुलेरिया ओराइजी है ये बहुत ही सीरियस डिजीज होता है खेत में। तो देखते हैं इसका क्या कंट्रोल होता है। नाइट्रोजन की अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए और फसल के जो अवशेष होते हैं या तो उनको निकाल करके आप जला दीजिए और या तो किसी गड्ढे में डाल दें, वहाँ पे सड़ जाएगा, वो खाद का काम कर जाएगा। और ऐसे जो होता है इसके कंट्रोल के लिए आप शुरुआत में ही सीड का ट्रीटमेंट करके ही सीड के लिए नर्सरी तैयार करें। आपको बीज उपचार करना है। थीरम होता है, कार्बेंडाजिम होता है, मैनकोजिब होता है, ये कई सारे फंजीसाइड्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज का कंट्रोल बीज उपचार करके कर देना चाहिए। उसके बाद आता है कि इसके रेसिस्टेंस वैरायटी भी होती है, जैसे IR8 होता है, जया होता है, पंकज होता है, जमुना होता है। तो इस प्रकार से इसकी रेसिस्टेंस वैरायटी हैं जिसको ग्रो करके किसान उस नुकसान से बच सकता है। उसके बाद आता है हमारा अगला डिजीज है खैरा डिजीज। खैरा डिजीज ये बहुत ही सीरियस और नर्सरी से लेकर के फसल में रोपाई तक कभी भी लग सकता है। जिंक सल्फेट की कमी के कारण जो है ये रोग लगता है। तो इसमें एक और थोड़ी सोचने वाली बात है कि ये क्या होता है, फिजियोलॉजी डिसऑर्डर्ड होता है, जिसको क्रियात्मक विकार कहते हैं कि ये किसी फंगस या बैक्टीरिया के माध्यम से फसल में नहीं लगता है। ये किसी पोषक तत्व की कमी से यह रोग हमारी फसल में लग जाता है। तो कौन सा पोषक तत्व है, जिंक की कमी से लगता है। अब जिंक का जो वो होता है, जिंक सल्फेट का ही यूज कर देना चाहिए, जिससे इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा और देखते हैं कि इस रोग के बारे में थोड़ा टेक्निकली जानकारी ये है कि इस रोग की खोज पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा हुई थी। पंतनगर में कौन सा विश्वविद्यालय है, तो शायद यहाँ पंतनगर में विश्वविद्यालय जो है गोविंद बल्लभ पंत ऐसे करके है, कृषि प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालय पंतनगर। तो अब जो उत्तराखंड में पड़ता है वहाँ से इसकी खोज हुई थी।
अब ये उत्तराखंड, पहले जब ये उत्तराखंड यूपी में था तो ये इस रोग की जो कमी देखी गई थी तो यूपी में और पूर्वी उत्तर भारत में पूर्वी भारत में इसके लक्षण काफ़ी दिखे थे, क्योंकि ये डिजीज इधर ज़्यादा दिख रहा था। उसी हिसाब से विश्वविद्यालय का अध्ययन किया और सारा का सारा रोग कंट्रोल कर लिया और उसकी खोज कर ली। तो इस प्रकार से जो है पत्ती पर ब्राउन, इसमें क्या होता है, जिनकी कमी से पत्ती पे ब्राउन धब्बे बनते हैं। ब्राउन मीन्स भूरे धब्बे कहीं कहीं पाए जाते हैं, और तो जैसे पत्ती पे 10-15 जगह पे पाए गए, धीरे धीरे पूरी पत्ती कवर हो जाती है और एक पत्ती से दूसरी पत्ती में ये चले जाते हैं। फिर वो जो कत्थई धब्बे होते हैं, ब्राउन धब्बे होते हैं, उसकी वजह से ही पत्ती पीली पड़कर पत्ती गिरने लगती है या मर जाती है और वृद्धि पौधे की रुक जाती है। अब पत्ती पीली पड़ जाएगी। पत्ती के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है फसलों में, अब वही पीली पड़ जाती है, तो जिससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। फसल भोजन नहीं बना पाती है और ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं। तो इस प्रकार से इसका कंट्रोल देखते हैं। क्या करना चाहिए, जिंक सल्फेट का यूज करना चाहिए और साथ साथ में 2.5 किलोग्राम चूना का यूज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसा अपना खेत हो उस हिसाब से चूने का यूज करें। अगर ना चूना उपलब्ध हो समय से, खेत हमारी ज़्यादा ही नुकसान करती जा रही, बढ़ती जा रही, तो उस हिसाब से हमें जिंक सल्फेट का ही यूज कर देना चाहिए। और उससे ये दिक्कत आगे ना हो तो जैसे आप खेत की रोपाई करें उसके 10 दिन बाद जिंक का स्प्रे कर देना चाहिए घोल बना करके, तो फसल हमारी उससे बच जाती है। तो इस प्रकार जिंक सल्फेट का यूज कर देना चाहिए, इसका स्प्रे कर दें। और या फिर जिंक सल्फेट के घोल में ही पौधे की जड़ों को डुबो दें, उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग कर दें, रोपित कर दें। एक से नर्सरी से उखाड़ करके दूसरी जगह आप ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा पत्ती का जो ये जिंक की कमी से लगने वाला रोग होता है, खैरा रोग, ये दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से सारा का सारा कंट्रोल जिंक की कमी से हो सकता है। साथ में अगर आप जिंक चूना मिला लेते हैं तो वो भी अच्छा ही होता है। तो देखते हैं अगला क्या है कंट्रोल डिजीज। तो देखते हैं पत्ती का झुलसा, बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट, मतलब पत्ती का झुलसा। पत्ती क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि पत्ती का ये है झुलसा रोग होता है, जो बहुत ही सीरियस रोग होता है। पौधे, इसमें क्या होता है कि पौधे की मोटाई समय में, मोटाई जैसे पौधे की मोटाई बढ़ रही होती है उसी समय में ऊपर वाले भाग पे इसके लक्षण दिखते हैं और धीरे धीरे नीचे ऊपर वाले ऊपरी भाग से नीचे व किनारे की तरफ बढ़ते रहते हैं। मतलब कि ये ऊपर से शुरुआत होता है, नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं। पुरानी पत्तियों से शुरुआत होती है और नई पत्तियों तक पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पत्ती का बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट ये मोटाई के समय पड़ता है, जिस टाइम ये पौधा हमारा डेवलपमेंट्स कर रहा होता, वृद्धि तो हो चुकी, ग्रोथ हो चुकी, वृद्धि जैसे होती है उस टाइम ये लगने वाला रोग होता है। जिंक सल्फेट की कमी से इसमें नीचे व किनारे की तरफ बढ़ता रहता है और ये पूरा का पूरा पौधा जो है कवर कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, स्पॉट पूरी तरह से फैल जाता है, धब्बा जो है धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर पूरे के पूरे पौधे को कवर कर लेता है। इसका जो कंट्रोल है वो क्या होता है, इसका कंट्रोल देखते हैं कि नाइट्रोजन की कमी कर दें। जैसे देखें कि आप ये रोग हमारे खेत में लग चुका है तो आप नाइट्रोजन की मात्रा को कम करके ही बुआई करें। 2 से 3 स्प्रे कर देना चाहिए, नाइट्रोजन की कमी कर दें और 2 से 3 स्प्रे करें। किसके, ऑक्सीक्लोराइड का, अगर वो मार्केट में मिल रही तो आप उसका स्प्रे कर दीजिए, आपकी फसल बच जाएगी। या फिर एग्रोमाइसिन का,
70 से 75 ग्राम का यूज कर देना चाहिए और इस पे स्प्रे कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा पत्ती का झुलसा रोग, अन्य भी मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं जिनको डाल करके आप बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टुंगरो वायरस। दोस्तों ये वायरस ऐसा वायरस है जो GLH द्वारा फैलता है, मतलब ग्रीन लीफ हॉपर एक कीट लगता है धान में, उसके द्वारा टुंगरो वायरस खेत में आ जाता है और पूरी की पूरी फसल को लगता है कि सूखती जा रही, धीरे धीरे पूरा का पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। तो पौधे से इसमें क्या होता है कि ये ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा ये पौधे में फैलता है और जो पूरे पौधे की वृद्धि रोक देता है और पुरानी से नई पत्ती तक चला जाता है। मतलब ये पुरानी पत्ती पे देखा जाता है, धीरे धीरे पूरा नई पत्तियों को कवर कर लेता है और टुंगरो वायरस बहुत ही सीरियस पेस्ट बन जाता है, सीरियस दिक्कत बन जाता है हमारे खेत के लिए, सीरियस डिजीज बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल, जैसे आप वायरस का किसी भी पौधे में देखें असर, तो तुरंत पौधे से जैसे दिख जाएगी 2 पत्ती पे, उसको उखाड़ करके खेत के बाहर जला देना चाहिए या मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। दोस्तों यही सही तरीका होता है वायरस के द्वारा होने वाली दिक्कत का, और भी फसल में। तो इस प्रकार से हमें पौधे को हटा देना चाहिए खेत से। उसके बाद बहुत ही सीरियस पेस्ट जो लगता है, सीरियस जो हमारा खेत में लास्ट में फसल पकी खड़ी है, पक भी नहीं पाई, दाना मजबूत हो रहा, उसी टाइम चूहा लग जाता है। तो चूहे से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए कि इसमें आदमी की, किसान भाइयों को एकता की ज़रूरत पड़ती है। एकता में क्या होता है कि जैसे आप अपने खेत में कंट्रोल करोगे, मैं अपने खेत में कर लूँगा। इसमें से हमने खेत में कंट्रोल किया और वो जाके तुम्हारे खेत में चला गया, या आपने किया मेरे खेत में आ गया। इसलिए एकांकी कंट्रोल, एक सामूहिक कार्य इसमें अपनाना चाहिए। हर खेत वाला ये कार्य कर सकता है उसमें। उसके बाद क्योंकि चूहा एक बहुत ही शकी प्राणी, अगर सबसे ज़्यादा शकी जंतु है कोई पृथ्वी पे, तो चूहा सबसे ज़्यादा शकी है। इस प्रकार से